बोलो, ठीक है। व्हील ऑफ पावर, पावर जो उन्होंने 1901 में लिखी। इसके बाद आते हैं मार्टिन हाइडेगर। विल टू पावर है, विल ऑफ पावर है ना। इसमें उन्होंने वो बात की थी, सुपरमैन बनो भाई, अपनी क्षमता से सुपरमैन बनो, निश्चय इसकी बात दूसरे करें। आते हैं मार्टिन हेडगेयर, हाइडेगर, जिन्होंने बीइंग एंड टाइम 1927 में लिखी। हाँ, नाम लिखो पहले बेटा इनका, मार्टिन का। हेडगेयर, थोड़ी स्पेलिंग टफ है इनकी, जर्मन है। ठीक है, बीइंग हाँ ये बड़ी अच्छी काम किताब है इनकी, बीइंग एंड टाइम। 1927, अच्छा जी, गुड। जिसमें ये डिजाइन की बात करते हाँ, हैं। इसकी स्पेलिंग लिखो आप, डिज़ाइन की। मेरे को स्पेलिंग नहीं आती ना, फिर मैं बताता हूँ। अगर आप पढ़ा है तो आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ। डिज़ाइन पढ़ा है आपने, क्या बोलते हैं इसमें, बोलो थोड़ा सा पढ़ा है, मैं बताता हूँ। देखो डिज़ाइन क्या होता है। सिंपल सा कि कुछ हाँ, बोलो। अस्तित्व होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उस अस्तित्व का महत्व क्या है। ठीक है, मतलब देखो डिज़ाइन पता कैसे हुई, ये कैसी चीज़ हुई है, जैसे हम अपने जीवन के मैक्सिमम टाइम बेटा, जो एक दिन हम बात कर रहे थे कि भाई आप हर काम को देख देख के थोड़ी करते, एक बार सीखते हो, फिर बाद में वो जैसे लिख रहे हैं, देखो इस टाइम में मैडम लिख रहे हैं, ध्यान ऊपर भी पर लिख ठीक रहे हैं, आपके अंदर आ गया ये, वो है डिज़ाइन जो आपके अंदर समा चुका है। उसके लिए आपको बार बार तर्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब तर्क तो हम बड़े कम लगाते हैं नई चीज़ के लिए, मैक्सिमम टाइम तो हमारे अंदर जो चीज़ आ गई हम खुद ही उसको कर लेते हैं। तो उसको पहचानो, ऐसा बोलता है मार्टिन हेडगेयर डिज़ाइन में। किसको दिया है मार्टिन हेडगेयर, किसको दिया पढ़ने को? किसी को, कोई बात नहीं। अच्छा, इनकी अगली बुक है इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स। इनकी किताब है इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स, जो इन्होंने 1935 में लिखी। ठीक है। इसके बाद आते हैं जियान पॉल छात्र, हाथ खड़े करो। मार्टिन हेडगेयर कौन पढ़ेगा, करो हाथ खड़े, कम जाता है। आप पढ़ो मार्टिन हेडगेयर, ठीक है। जीएन पॉल सार्त्र, ठीक है। सार्त्र किसको दिया, दिया है किसी को नहीं, किसको दिया आपको? जिन्होंने बीइंग एंड नॉथिंगनेस आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, ठीक है। जीन पॉल सार्त्र, बीइंग आगे, नॉथिंगनेस। अच्छा, बीइंग एंड नथिंगनेस किसकी फेमस किताब है? जीन पॉल सार्त्र। वाह, बीइंग एंड, ठीक है बेटे, बहुत सुंदर। फिर आते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म। ये इन्होंने लिखा है, अच्छा। बाकी लोग जीन पॉल सार्त्र का फोटो वगैरह शेयर करो ग्रुप पे, देखो कैसे दिखते हैं, तो आप देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी बड़ी ऑर्डिनरी जैसी है। आप बोलेंगे यार इसे तो हमें ब्यूटीफुल है, तो मतलब पर नॉलेज उनके पास ठीक था, है ना। जीन पॉल सार्त्र, हाँ क्या बोला आपने, बोलो बोलो कुछ बोलो, क्या बोल रही? हाँ, उनके मतलब उनका बॉयफ्रेंड थे वो, है ना, तो ठीक है, वो दूसरी बात है, पर उनकी पर्सनैलिटी देखो आप कैसे दिखते थे। तो ये देखिए, एसेंशियलिज्म इज अ ह्यूमन, इज ह्यूमनिज्म, अच्छा। फिर आते हैं, हाँ, नौसिया, अच्छा नौसिया भी है इसमें, ओके। नौसिया, अच्छा। नौसिया तो मेरे ख्याल से बुरा सपना होता है, क्या होता है देखो जरा फोन में। नो एग्जिट, भाग नहीं सकते आप, वाजिब। इसके बाद आते हैं एल्बर्ट कामू। हाँ, एल्बर्ट कामू, ओके। इसमें तो अच्छी बात है, हमने एक पढ़ा भी है एल्बर्ट कामू। इन्होंने लिखे है द मिथ ऑफ सिस्फियस, हाँ शाबाश बेटा, द मिथ ऑफ सिस्फियस। कोई बात नहीं, स्पेलिंग लिख लो जैसे लिखा था, सिस्फियस।
1940। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं द रेबल। द रेबल, वाह। जो इन्होंने 1951 में। द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर। आप बताओ एक बात, भाई लड़की नाम क्या था बेटा? आपका नाम क्या है? जब अब अल्बर्ट कामू का नाम आता है, आपने प्रेजेंटेशन दी, कैसा लगता है आपको? अब लगता है मैं जानती हूँ इसको, है ना? अगर प्रेजेंटेशन नहीं देते तो इतनी क्लोज नहीं जानते इसको। नहीं मतलब ऐसे मतलब रिलेट होती है इनकी बुक से बहुत ज़्यादा ऐसे। हाँ, नहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं, आपने बताया ना इसके बारे में, तो जब ये मैडम बता रहे हैं इसके बारे में तो आपको अटैचमेंट होती है कि मैंने पढ़ा है। फिर आते हैं फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की। हाँ, ये देखिए, ये कौन पढ़ेगा? ये लेखक है बड़े ज़बरदस्त, इनकी स्टोरी दुनिया पढ़ती है आजकल। डोस्टोयेव्स्की, फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की, इनकी कहानी इतनी मस्त होती है। दिशा पढ़ेगी, कौन पढ़ेगी? बोलो किसने पढ़ा? दूँ मैं आपको? फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की, दिशा जी को देते हैं हम, ठीक है? इनकी कहानियाँ इतनी ज़बरदस्त हैं, रशियन है ये, इनकी कहानियाँ दिल को छू जाती हैं। जिन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट लिखी। हाँ, किताब है फेमस, क्राइम एंड पनिशमेंट। एक आज जानते होंगे आप, सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट है आजकल, जॉर्डन पीटरसन, जानते हैं आप? इंग्लिश में उनकी स्पीच चलती है, वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इस आदमी को, डोस्टोयेव्स्की। उनका मानना है जितनी गहराई से इस बंदे ने आदमी का चित्र देखा है, कोई और नहीं देख पाया कि आदमी के अंदर कितना शैतान देवता विद्यमान करता है। फिर आती है क्राइम एंड पनिशमेंट, ब्यूटीफुल। सिमोन दे ब्यूवर। हाँ, इनकी एक किताब और भी बेटा, डीमंस, है ना? चलो कोई बात नहीं, अब आप बताओ। सिमन डी बूवा, ये महिला भी आती है, जो आप बात कर रही थी अंसा जी, सिमन डी बूवा, नारीवादी अस्तित्ववादी, नारीवादी अस्तित्ववादी, सिमन डी बूवा, साइमन डी बूवा, जिसने फेमस किताब बताएंगे आपको अभी ये, सिमन डी बूवा। कौन पढ़ेगा भाई सीमन डी बूवा? हाथ खड़े करो। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा करा किया आपने। अगर नहीं आ पाए तो वीडियो बना के भेजना, कोई चक्कर नहीं। कई बार जिन्होंने लिखी है द सेकंड सेक्स। हाँ, द सेकंड सेक्स, ठीक है? कि मतलब आपने पढ़ा बेटा, थीम पढ़ी इसकी? इसका मतलब ये है कि औरत को सदा सिखाया गया तो सेकंड सेक्स है, मेल बाय डिफॉल्ट है, पहले से सेटिंग मेल है। अब लड़की हो गई, चल रहा बेचारी, चल रहा है, मतलब वो जीवन भर वो दोयम दर्जे की का सेक्स है। वो फर्स्ट सेक्स क्या है? पुरुष, वो है ये, उसके खिलाफ क्रांति करती है ये सिमन डी बूवा, है ना? और भी किताबें होंगी इनकी, बहुत ब्यूटीफुल बेटे। अब हम बात करेंगे कि अस्तित्ववाद के भीतर फैक्टिसिटी, एब्सर्डिज्म और ऑथेंटिसिटी तीन महत्वपूर्ण तत्व है जो अस्तित्ववाद को गहराई से समझाते हैं। इसको मिटाओ बेटा और वहाँ लिखो, तीन महत्वपूर्ण तत्व इसके, जो आपने कितनी अच्छी बात बताई, तो हमको पता ही नहीं था। अब आपको दीक्षा बताएंगी तीन महत्वपूर्ण तत्व जो अस्तित्ववाद में पाए जाते हैं। एक तो मैडम ने बताया था हमें, एब्सर्डिटी, और दो ये और बता रही है, उसको देखो आप। अच्छा जी, फर्स्ट है हाँ, देखो स्पेलिंग देखो, आपको देखो क्या स्पेलिंग है। जिसको कहते हैं अच्छा, तथ्यात्मकता। तथ्यात्मकता, फैक्टिसिटी, देखो नया शब्द है सीखने के लिए, तथ्यात्मकता, बहुत सुंदर। दूसरा है एब्सर्डिज्म। अच्छा, निरर्थकता नहीं, एब्सर्डिज्म, बहुत सुंदर, एब्सर्डिज्म। तीसरा ऑथेंटिसिटी। अच्छा, और तीसरा है एन, अच्छा, ऑथेंटिसिटी, वैधता, जो आप हो, सच्चाई, ऑथेंटिसिटी, है ना? तीन शब्द, फैक्टिसिटी, एब्सर्डिज्म एंड ऑथेंटिसिटी, बहुत सुंदर। बोलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अस्तित्ववाद में फैक्टिसिटी। तो ये अवधारणा हमें बताती है कि हमारा अस्तित्व कुछ पूर्व निर्धारित स्थितियों और सीमाओं के साथ शुरू होता है, जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इन सीमाओं के बावजूद अपने जीवन के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। तथ्यात्मकता उन सभी चीज़ों को संदर्भित करते हैं जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद होती है और जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हमारे अस्तित्व को प्रभावित करती है। जैसे हमारा जहाँ, जैसे हम किस परिवार में पैदा हुए हैं, हमारा जन्म स्थान, और ऐसी जो सामाजिक और
सांस्कृतिक प्रथाएं, जैसे जिन पर मैं हमारा- जैसे मैं लड़की हूँ, है ना, या जिन मैं पर काली चमड़ी का आदमी हूँ, वे चीज़ें। हाँ बोलो, शाबाश। जिन पर हमारा कोई पूर्ण नियंत्रण नहीं होता नहीं, है। good। उदाहरण के लिए जैसे एक व्यक्ति है, वो गरीब परिवार में जन्मा है और उसकी तथ्यात्मकता है, मतलब स्थिति है उसकी ये पहले से ही जो निर्धारित हो गई है। तो लेकिन अगर वह इसे नियति मानकर हार मानने के बजाय शिक्षा और मेहनत के जरिए अपने जीवन को बदल सकता है। गुड। जो फैक्टिसिटी है वो ये कहने की कोशिश करता है कि मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो पहले से ही निर्धारित होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम किस परिवार में जन्मे हैं, जैसे हमारी मृत्यु हो गई या कोई सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं जो जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी हमारे पास क्या होता है कि जीवन में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। और फैक्टिसिटी इसकी बात करता है। और तथ्यात्मकता का सिद्धांत मुख्य रूप से मार्टिन हाइडेगर और जियान पॉल सार्त्र ने दिया। मार्टिन हाइडेगर ने बीइंग एंड टाइम 1927 में इसकी बात करता है और जियान पॉल सार्त्र ने एग्जिस्टेंशलिज्म इज ह्यूमनिज्म 1946 में इसकी बात करता है। वाह। मार्टिन हाइडेगर ने डिजाइन मनुष्य के अस्तित्व की अवधारणा दी, जिसमें तथ्यात्मकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हम एक निश्चित समय, स्थान और संस्कृति में पैदा होते हैं। यह हमारी फेंक दी जाने वाली स्थिति थ्रोनेस को दर्शाता है और उसी में हमें अर्थ खोजना होता है। अब जियान पॉल सार्त्र ने फैक्टिसिटी के बारे में कहा है कि जियान पॉल सार्त्र फैक्टिसिटी को बीइंग इन इटसेल्फ, चीज़ों की स्थिरता, और बीइंग फॉर इटसेल्फ, मनुष्य की स्वतंत्रता के अंतर के रूप में देखता है। लिख दो बेटा, ये आपने उसका मेन सार लिख दिया। लिख दो, ये 2 लाइन लिख दो, फिर पढ़ेंगे लोग। बीइंग इन इटसेल्फ एंड बीइंग फॉर अदर क्या है, ये इनका मेन सार है, ये जीन पॉल सार्त्र का। आपने पढ़ा है? अच्छा, हाँ लिखो बेटा, शाबाश। 2 बार फिर एक टर्म आप पढ़ सकते हैं ना, इन्होंने सार बता दिया आपको जो पढ़े हैं। बीइंग, हाँ, अपने लिए होना, एंड बीइंग फॉर इन इटसेल्फ। अच्छा, बीइंग ऑफ इटसेल्फ की बीइंग फॉर इटसेल्फ? पहला है सर बीइंग फॉर इटसेल्फ। ठीक है, और दूसरा बीइंग इन इटसेल्फ। अच्छा, वाह बेटा, इन 2 टर्मों को समझने की कोशिश करें बेटा, क्या है ना, शाबाश। बोलो। हमारे अतीत और परिस्थितियां स्थिर होती है, लेकिन हाँ। हम उनके आधार पर अपने भविष्य का चुनाव कर सकते हैं। फैक्टिसिटी को सार्त्र ने बीइंग एंड नथिंगनेस 1943 में स्वयं में परिभाषित किया है, जो मनुष्य के लिए होने और ना होने का रूप लेता है। ये किसी के व्यक्तिगत जीवन के तथ्य है। किसी व्यक्ति के अतीत के संबंध में हम फैक्टिसिटी पर विचार करने पर इसे अधिक आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है। किसी का अतीत उस व्यक्ति का निर्माण करता है जो वर्तमान में मौजूद है। हालांकि किसी व्यक्ति को उसके अतीत तक सीमित कर देना, उस बदलाव को नज़रअंदाज करना होगा जो व्यक्ति वर्तमान और भविष्य में करता है। गुड। जबकि ये कहना कि उसका अतीत केवल वही है जो वह था, उसे वर्तमान स्वयं से पूरी तरह से अलग कर देगा। किसी की ठोस अतीत को नकारना एक अप्रामाणिक जीवन शैली का निर्माण करता है, और ये अन्य प्रकार की फैक्टिसिटी जैसे अपनी सभी सीमाएं, पहचान, मूल्य आदि के साथ एक मानसिक होने पर भी लागू होता है। अब हम बात करेंगे तथ्यात्मकता और स्वतंत्रता का संबंध। सार्त्र का कहना है कि तथ्यात्मकता एक सीमा है और स्वतंत्रता की एक शर्त है। तथ्यात्मकता हमें सीमित कर सकती है, लेकिन इन सीमाओं के भीतर भी हम स्वतंत्र होते हैं। भले ही किसी व्यक्ति की तथ्यात्मकता तय हो, व्यक्ति को अपनी तथ्यात्मकता से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके जीवन को अर्थ देना चाहिए। वाह, इसका एक उदाहरण दूं मैं आपको, तो फ्रांस फैनन है ना, जो जिसने ब्लैक स्किन और वाइट मास्क किताब लिखी है। आगे बोलो, शाबाश। फिर आता है बुरी आस्था का विचार। यदि कोई व्यक्ति अपनी तथ्यात्मकता को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अतीत ऐसा था,
तो ये एक बुरी आस्था कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गरीब और वो कहता है कि मैं गरीब हूँ इसलिए सफल नहीं हो सकता। इसको बोलते बैड फेथ है ना, बैड फेथ। जैसे मतलब कोई बोले मैं दिव्यांग हूँ जी, बस खत्म है मेरी ज़िंदगी और उसी का रोना रोता रहूँ और उसी के से दयावना जी बन जाऊँ। नहीं, जो है वो है, उसके बाद आप कैसे लड़ सकते, क्या कर सकते, वो बोल रहे हैं। बैड फेथ नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है ना। आगे आध्यात्मिकता अस्तित्ववाद का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें दिखाती है कि जीवन में कई चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन अस्तित्ववादी दर्शन कहता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके इन सीमाओं को पार कर सकते हैं। गुड। अब दूसरा है एब्सर्डिज्म, निरर्थकता। तो एक बार जब मनुष्य अपनी तथ्यात्मकता को समझ लेता है कि तथ्यात्मकता को समझ लेता है, जैसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब कि जो है, जो उसके नियंत्रण से बाहर है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने जीवन को अर्थ देने के लिए कोई एक्शन लेता है, तो वो अर्थ खोजने का प्रयास करता है आगे जीवन के लिए। लेकिन जो एब्सर्डिज्म कहता है, वो कहता है कि वो मनुष्य क्या है, जीवन में अर्थ खोजने का प्रयास करता है, लेकिन ब्रह्मांड में कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं होता है। तो ये विरोधाभास जो है निरर्थकता को जन्म देता है। अर्थ की खोज और अर्थ के अभाव के बीच टकराव से ही निरर्थकता पैदा होती है। अर्थ की खोज और अर्थ के अभाव से, अच्छा ठीक है ठीक है। ये सिद्धांत कहता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने जीवन का अर्थ खोजता है, लेकिन ब्रह्मांड में कोई अंतर्निहित अर्थ या उद्देश्य नहीं होता है।